हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आपका स्वागत है एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसएससी बी पे, जहाँ पे आज मैं आपको पूरी पॉलिटी यहाँ पे पढ़ाऊंगा। बेसिकली ये पूरे पॉलिटी का क्रक्स है। यहाँ पे हम लोग केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे आपके लिए काम में आने वाली है। ठीक है, केवल उन चीज़ों को यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का ये वीडियो रह सकता है। तो आप लोग आराम से पानी का ग्लास ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए। ठीक है, अगर आप लोग एक बार में नहीं देख सकते वीडियो तो पूरा ज़रूर देखना है, लेकिन टुकड़ों में देखिए, लेकिन देख लीजिए। ठीक है, एक ही दिन में कंप्लीट करो इसको। चाहे तो आप 15-15 मिनट के 3-4 सेक्शन करके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। ठीक है, आज के इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्रक्स नोट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे बोल देता हूँ कि मैं ये मान के चलूँगा, यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये चीज़ें मैं यहाँ पे बार बार आपको नहीं बताने का ट्राई करूँगा। ठीक है, क्योंकि इससे वीडियो इररेलेवेंट और ज़्यादा लंबा खिंचता चला जाता है। यहाँ पे हम लोग पूरी पॉलिटी से केवल उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, या फिर पहले आपके एग्जाम से पूछी गई है और लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करनी चाहिए। 1 से 1.5 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। आई होप आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसके सेक्शंस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्ट जिस पार्ट को देखना चाहते हैं उस पार्ट में जाकर के इसको क्लिक करके वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। पूरा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से इसके नीचे आपको सेक्शन वहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी हमारा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर हम लोग पूरी पॉलिटी पढ़ते तो मैं आपको इस डेवलपमेंट का पूरा इतिहास बताता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताता, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, हम इसके बारे में पूरा पढ़ते। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्रक्स के बारे में पढ़ें तो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारा संविधान एडॉप्ट कब किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। इसका हिंदी पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे केवल इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बोल तो हिंदी में रहा हूँ तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। उसके अलावा लेकिन प्रभाव में कब आया, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभाव में कब आया तो आप बोलेंगे जनवरी में। ठीक है, लगभग क्या पूरे 2 महीने बाद, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, यहाँ पे नवंबर में लागू अडॉप्ट हुआ था और जनवरी में लागू किया गया था। तो 2 महीने बाद इसको क्या किया गया था, प्रभाव में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। फॉर्म किसने किया था, फ्रेम किसने किया था, बेसिकली जो हमारा संविधान बना था इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के द्वारा इसको फ्रेम किया गया था। और ये जो संविधान सभा बनी थी हमारी, कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में लाया गया था, उसके तहत संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है, और 3 साल के बाद, लगभग 3 साल बाद, जिस अगर हम लोग एक्यूरेट टाइम बोलेंगे तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम लगाने के बाद हमारे संविधान को बनाया गया था। अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान इसमें लिए गए थे, उसके बाद इसको मिला करके हमारे देश का संविधान बनाया गया था 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत लाई या बनाई गई थी। ठीक है, मेंबर्स ऑफ असेंबली, अब जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा बनाई गई थी, इसके जितने भी सदस्य थे उन सभी को चूज किया गया था इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। और उसको चुना किसने था, बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी वायसराय के टाइम पे, उन सभी के जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे उन सभी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से इनके द्वारा चूज किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली 10 was to 389, यानी कि जो इस असेंबली के टोटल सदस्य थे, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल कितने सदस्य थे, तो आपको बताना चाहिए 389 थे। ठीक है, अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान, एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई पाकिस्तान के लिए। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सम प्रोविंसेस सीज टू बी मेंबर्स ऑफ द असेंबली। देखिए, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान के लिए और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सम प्रोविंसेस सीज टू बी मेंबर्स ऑफ द असेंबली, और जिसके बाद कुछ प्रोविंसेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सभी को इस संविधान सभा का सदस्य होने से सीज कर दिया गया, यानी कि उनको रोक दिया गया, उनको नहीं बनाया गया। तो जब ऐसा किया गया तो उसके बाद ये मेंबरशिप जो थी 389 से घट करके कितनी हो गई, 299 तक हो गई। मतलब संविधान सभा जो पाकिस्तान के लिए अलग बनी वो मेंबर्स हट गए, उसके अलावा कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे
जिनको, जो कि भारत के ही थे बेसिकली, उनके सदस्यों को, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको यहाँ पे इसका सदस्य होने से खारिज कर दिया गया, रोक दिया गया। तो इस सदस्यता 389 से लेकर के 299 पे आ गई। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। इसके आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, जो हमारे देश की पहली इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट थी, उसके बारे में जान लेते हैं। आपको साइड में फोटो दिख रही होगी, यही थी, यही उसके मेन लीडर्स थे। द गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को ये गवर्नमेंट को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसको बनाया गया था। इसको लीड किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित नेहरू जी के द्वारा इसको लीड किया गया था। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो भी इस इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स हुआ करते थे, वो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव यानी कि उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद थी, उसके ही मेंबर्स ही हुआ करते थे। ठीक है, द वाइसरॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ काउंसिल। इस इंटरिम गवर्नमेंट के बनने के बावजूद भी जो वाइसरॉय था वही क्या हुआ करता था, काउंसिल का हेड रहा करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। यानी कि जो काउंसिल बनी, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि JL नेहरू बने थे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि हमारे देश के संविधान को बना तो दिया गया और उसकी इंटरिम गवर्नमेंट भी आपने पढ़ ली अभी, लेकिन इस संविधान सभा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से देश या कौन कौन से संविधान से लिए गए हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आप सभी को पता रहेगा 1935 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई थी जो बाद में लागू किया गया, तो फेडरल स्कीम ली गई थी, गवर्नर के ऑफिस यानी गवर्नर या राज्यपाल के बारे में 1935 से लिया गया प्रोविज़न, जुडिशरी का प्रोविज़न यहीं से लिया गया, पब्लिक सर्विस यानी कि जो लोक सेवा आयोग होते हैं हमारे, या होता है हमारा, उसको यहाँ से लिया गया। एमरजेंसी प्रोविजंस भी 1935 के आए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी कहाँ से आए थे, 1935 में आए थे। अब यहाँ पे भी जो ये प्रोविजंस आए थे, ये किसी न किसी देश से आए थे। तो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से देशों से आई थी। सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी उसको देख लीजिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली, इसको लिया गया है ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ, ये लिया गया है ब्रिटेन से। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि विधायिका का जो प्रोसीजर है वो लिया गया है ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, आप सभी को पता रहेगा हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, हम केवल भारत के नागरिक हैं। भारत के साथ साथ हम अपने राज्य के नागरिक या अपने डिस्ट्रिक्ट के नागरिक नहीं होते, हम केवल और केवल भारत के नागरिक होते हैं। लेकिन जो US होता है वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है, देश की और राज्य की। तो वैसा हमारे देश में नहीं है और ये प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप का। कैबिनेट सिस्टम आप सभी को पता है, कैबिनेट होती है हमारी, तो वो सिस्टम भी ब्रिटेन से लिया गया है। रिट्स के बारे में भी लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये सारा यहाँ पे आ गया। बाईकैमरलिज्म यानी कि द्विसंसदीय प्रणाली जो है, संसदीयात्मक प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। उसके अलावा आप देखते हैं US यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है यहाँ पे। फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार है वो सारे के सारे लिए गए हैं US कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस यानी कि जुडिशरी अन्य दो भागों से, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उससे अलग होकर काम करेगी, ये यहाँ पे US से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, ये प्रावधान भी US से लिया गया है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का प्रावधान भी US से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं इसकी पोस्ट, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, ये भी कहाँ से लिया गया है, US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं जितने भी हायर पोस्ट हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस, उसके अलावा प्रेसिडेंट, अगर इनको हटाना है, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा, महाभियोग लगाया जाएगा, इनको हटाया जाएगा, तो ये कहाँ से लिया गया है, US से ही लिया गया है। आयरिश यानी कि आयरलैंड, यहाँ से क्या क्या लिया गया है। जब भी आयरलैंड की बात आएगी सबसे पहले आप लोग DPSP इसको पढ़ लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और मल्टीपल टाइम एग्जामिनर्स यही क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स को नामित किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है, ये नॉमिनेशन किया जाने का प्रावधान। और
प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, जो मेथड है प्रेसिडेंट की इलेक्शन का, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। दोनों में अंतर है, प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं ली गई है यहाँ से, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इसका मेथड आयरलैंड से लिया गया है, पोस्ट यूएस से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कैनेडियन, यानी कि कनाडा के संविधान से। अब देखना, ये कनाडा का थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, ये वाला अभी हाल फिलहाल में जितने एग्जाम्स होंगे उन सभी में कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से क्या क्या बोरो किया गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी में, क्योंकि ये अभी काफ़ी मुद्दे में है इंडिया और कनाडा की रिलेशंस। आप सभी को पता हो करंट न्यूज़ क्या चल रही है, तो उस संदर्भ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कुछ क्वेश्चन बना तो यहाँ से बन सकता है। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरल सिस्टम तो है, अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी पावर्स हैं, लेकिन उन सबको जोड़े रखने वाला एक केंद्र बनेगा, एक सेंटर जिसपे मेन पावर्स होंगी। वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। ठीक है, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर। आप सभी को पता है 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में पावर होती है स्टेट के पास, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में पावर होती है सेंटर के पास, लेकिन जो कॉन्करेंट है वहाँ पे कौन होता है, सेंटर होता है। और रेसिड्यूरी पावर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट्स अगर रह जाते हैं तो उस पर पावर किसके पास रहेगी, जो रेसिड्यूरी रहेंगे उस पर रहेगी सेंटर, यानी कि केंद्र के पास। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाना है, और वो अपॉइंट करेगा कौन, सेंटर। ये कहाँ से लिया गया प्रावधान, ये भी लिया गया है कनाडा से। राज्य के गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर के सलाह से किया जाएगा, ये कनाडा से लिया गया। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो एडवाइजरी पावर्स होती हैं उसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है कनाडा से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अभी मैंने बोला 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान देंगे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया नहीं है। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट संसद है उसके 2 हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की जो जॉइंट सिटिंग रहेगी, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्ट्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार की और कॉमर्स की, इंटरकोर्ट्स की, ये सारी की सारी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, इसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जब इमरजेंसी चलेगी, इमरजेंसी के टाइम पे आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है बेसिकली, तो वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। आप सभी को पता होगा हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में कुछ वर्ड्स हैं, सोवरिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी और जुरिस और क्या वहाँ पे जुडिशरी, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये कहाँ, इनमें से जो 3 वर्ड्स हैं आपके, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड्स। ठीक है, ये 3 वर्ड्स, सॉरी जस्टिस था वो, तो ये 3 वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये कहाँ से लिया, इससे क्या लिया गया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में अमेंडमेंट का प्रावधान है, हम उसमें संशोधन समय के साथ साथ कर सकते हैं। 368 में अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है, आर्टिकल नंबर। तो ये अमेंडमेंट की जो बात की, जो अमेंडमेंट का प्रावधान लिया गया है, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन के मेंबर्स का जो इलेक्शन है, वो प्रावधान भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, जो अब रसिया है वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे, और जो 51A में आते हैं। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस के जो आइडियल्स हैं, यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कोई भी जस्टिस हो हर किसी को मिलना चाहिए, उसके आइडियल्स ये वाले, ये कहाँ से लिए गए हैं, प्रियम्बल में, ये भी यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर इन सब को समराइज़ करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस बार के लिए है कनाडा का। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यूएस तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है, आयरलैंड भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, और ब्रिटेन, ये ब्रिटेन, यूएस, आयरलैंड और आपका कनाडा, और ये क्या बोलते हैं इसका नाम, यूएसएसआर। ठीक है, रसिया लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रसिया लिख देते हैं। तो ये 5 कंट्रीज़, ये 5 कॉन्स्टिट्यूशंस आपको देखने कि इनसे क्या लिया गया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे शेड्यूल्स हैं। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स हमारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 उसके अंदर कुछ आर्टिकल, पार्ट 2 उसके अंदर कुछ आर्टिकल, पार्ट 3 उसके अंदर कुछ आर्टिकल। तो इस तरीके से हमारे सारे आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। अब इन पार्ट्स में से कुछ कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स के कुछ आर्टिकल, कुछ पार्ट से कुछ आर्टिकल मिला करके कुछ शेड्यूल्स के अंदर रखी जाती हैं, और सारे के सारे आर्टिकल्स पूरे संविधान को 12 शेड्यूल्स में बांटा गया है। कुछ आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, कुछ इसके अंदर, कुछ इसके अंदर, कुछ फोर्थ, कुछ फिफ्थ, कुछ सिक्स के अंदर आते हैं। सारे के सारे आर्टिकल जैसे 12 शेड्यूल्स के अंतर्गत फिट कर दिए जाते हैं। तो टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, अनुसूची बोलते हैं इसको। टोटल अनुसूचियाँ हैं कितनी, 12, ठीक है। देख लेते हैं ये क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। अनुसूचियाँ कितनी है हमारी, टोटल 12। तो फर्स्ट अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या बात की जाती है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में बात की जाती है किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। जो जितने भी हमारे देश के राज्य हैं और जितने भी हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी की लिस्ट है किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में। इसमें इसकी बात की गई है। सेकंड यानी कि दूसरी शेड्यूल में क्या बात की जाती है, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, या जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे के सारे, या फिर लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स होते हैं, इन सभी की सैलरी के बारे में बात की गई है, ठीक है। इन सभी की सैलरी के बारे में बात कहाँ की गई है, सेकंड शेड्यूल में बात की गई है। और इन सभी को सैलरी कौन देगा, इन सभी को देगा पार्लियामेंट, ठीक है। इन सभी को पार्लियामेंट सैलरी देगा, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन कौन, अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों को पार्लियामेंट से सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि इनको प्रेसिडेंट के द्वारा क्या दिया जाता है, रिटेनर। अगर आपसे पूछा जाए कि किसको सैलरी नहीं मिलती है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई और एसजीआई, मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको क्या मिलता है, प्रेसिडेंट के द्वारा रिटेनर मिलता है, रिटेनर दिया जाता है, ठीक है। ये होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन, जितनी भी शपथ दी जाती हैं या दिलाई जाती हैं या ली जाती है, वो थर्ड शेड्यूल में इनके बारे में बात की गई है। अब ये मत सोचना कि इसके अंदर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पूछेंगे इसके अंदर का, सिर्फ आपसे पूछेंगे कि फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन इज इन विच शेड्यूल, या फिर थर्ड शेड्यूल टॉक्स अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ओके, इतना ही पूछेंगे। उसके बाद फोर्थ आता है आपका। फोर्थ में क्या आपका, राज्यसभा में ऑल एलोकेशन ऑफ एलोकेट सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। राज्यसभा में हर स्टेट को कुछ कुछ सीट्स को यहाँ पे एलोकेट किया जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश से कितनी होंगी, उत्तराखंड से कितनी होंगी, मध्य प्रदेश से कितनी सीट्स राज्यसभा में आएंगी, उन सब के बारे में एलोकेशन कहाँ पे दिया गया है, फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, जितने भी हमारे शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरियाज़ होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए या फिर उनके प्रशासन के लिए बात कहाँ पे की गई है, फिफ्थ शेड्यूल में की गई है। छठे शेड्यूल की बात करेंगे, छठे अनुसूची की बात करेंगे तो प्रोविज़न फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जितने भी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, इन एरिया में जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं, जो भी ट्राइबल एरिया हैं, इनके प्रशासन को लेकर के प्रोविजंस की बात कहाँ पे की गई है, सिक्स शेड्यूल में की गई है। उसके बाद सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में लिस्ट के बारे में बात की जाती है, जो लिस्ट में आपको उस टाइम पे बोल रहा था पहले अभी, वो आपके सेवन शेड्यूल में है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन लिस्ट होती हैं, जिसमें से जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी मैटर होते हैं, इसमें कानून बनना होता है, वो सारे के सारे यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सेंटर का कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में 66 हैं जिसपे गवर्नमेंट यानी कि राज्य की गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं जिसपे स्टेट्स और यूनियन दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पर टसल होती है तो यूनियन के कानून को यहाँ पे माना जाएगा, ये बात भी इसमें बताई गई है, ठीक है। इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट अगर आ जाता है, इन सभी के अलावा 97, 66, 47 के अलावा कोई और इशू आता है तो वो आएगा रेसिडरी में, और रेसिडरी में पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है 9th शेड्यूल। सबसे पहली बात, जो 9th शेड्यूल है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था और तब इसको जोड़ दिया गया था। इसमें कुछ एक्ट्स, ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, यानी कि औद्योगिक या रेलवे के बारे में बात करें,
या फिर जो लैंड यानी कि भूमि से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में 9 शेड्यूल में बताया गया है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। पहले जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात भी यहाँ पे बताई गई है 9 शेड्यूल में, ठीक है, इस वाले में ये बताया गया है। 10th शेड्यूल, जो 10th शेड्यूल है, एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, इसको 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कंटेन्स प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, यानी कि जैसे दल बदल कर देते हैं ना कुछ लोग, तो उसमें उसके आधार पे किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का जो प्रावधान है वो कहाँ पे दिया गया है, 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची में इसको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद 11th शेड्यूल इसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। इसमें पंचायती राज सिस्टम जोड़ा गया, इसको हम लोग आखिरी में बाद में और पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए 11th और 12th वाला, ठीक है। 74th अमेंडमेंट के माध्यम, 73rd एंड 74th के माध्यम से इन दोनों को संविधान में जोड़ा गया, 11th और 12th को, जिसमें से 11th है इट टॉक्स अबाउट पंचायत एंड इट टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में भी पढ़ेंगे, तब तक यहाँ पे इतना ही देख लो, 11th 12th में क्या पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में रिस्पेक्टिवली बताया गया है, ठीक है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आती है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। इस प्रस्तावना में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, इस पॉलिटी में हम लोग जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना पूरी डिटेल में, वो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जस्ट एक क्रक्स है, ये क्रैश कोर्स है आपका। केवल वही चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस उन पे ही बात की जाएगी, इन्हीं को आपको रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यह है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। ये पूरी प्रस्तावना लिखी है आपके सामने, लेकिन इतनी प्रस्तावना आपके लिए इंपॉर्टेंट पूरी नहीं है। एज ए नागरिक, एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको प्रस्तावना भी पता होनी चाहिए, लेकिन अब एक कंपटीशन के फील्ड में आने वाले विद्यार्थी आप हैं, तो आपको क्या पता रहना चाहिए, इसमें जो मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स अलग कलर से, ये इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही वर्ड्स मेन है। हमारे संविधान में कुछ वर्ड्स का यूज, हमारे प्रस्तावना में कुछ वर्ड्स का यूज़ किया गया है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? सोवरेन, ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। 1 2 3 4 5 वर्ड से हो गए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके अलावा जस्टिस, किस किस तरीके का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरीके का जस्टिस यहाँ पे होगा। लिबर्टी यानी कि आज़ादी। ऑफ थॉट, किस किस की लिबर्टी होगी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। अगर आपकी कोई भी सोच है आप वो रख सकते हैं थॉट अपना। एक्सप्रेशन, आप कोई भी कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। किसी भी धर्म, जाति या किसी भी संप्रदाय में आप बिलीव कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। इक्वालिटी, सभी के, इक्वालिटी ऑफ किस किस की इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि सभी का स्टेटस हमारे समाज में इक्वल रखना है। और इक्वालिटी एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को बराबर मौके प्रदान होने चाहिए, इसी के तहत रिजर्वेशन दिया जाता है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि सभी के स्टेटस में इक्वालिटी लेके आनी है और सभी को बराबर मौके आपको देने हैं और सभी के बीच में इसको प्रमोट भी करना है। फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा, भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन किए रखने के लिए हर भारतीय के बीच में भाईचारा यानी कि फ्रेटर्निटी बनाए रखनी है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी के अलावा एक और वर्ड है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखा होना चाहिए था, वो है इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी यहाँ पे लिखा है वैसे इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी। तो ये आपका इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। संप्रभुता, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटेग्रिटी। ये वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में यूज़ किए गए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? So the answer would be the any word which is not included in these words, okay? तो इन सभी शब्दों में नहीं है, इनके अलावा कोई भी वर्ड होगा तो हमारे प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। इसमें ध्यान देंगे, जो लास्ट में लाइन लिखी है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सोशलिस्ट, सेक्युलर,
इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट था, कहाँ लिखा था, ये था सोशलिस्ट, और इसके अलावा सेक्युलर और जो इंटीग्रिटी है ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे, यानी कि जब संविधान लिखा गया था उस टाइम पे 3 वर्ड्स हमारे देश के संविधान को रेफर या उसको डिफाइन नहीं करते थे, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया क्योंकि ये माना गया कि हमारे संविधान का ढांचा कुछ इस तरीके से बना है कि ऑटोमेटिकली हमारे संविधान के ढांचे में समाजवाद की भावना दिखती है, सेक्युलरिज्म की भावना दिखती है और इंटीग्रिटी की भावना दिखती है। तो ये 3 वर्ड्स को भी यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन तीनों शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो आपका आंसर होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44वां संविधान संशोधन 1976 आपका आंसर होना चाहिए। आई होप ये प्रियम्बल आपको समझ में आई होगी, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब बढ़ते हैं आगे। अब नाउ वन बाय वन विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट्स, part 1, part 2, part 3 and all those articles included in those parts, as namely the first one is part 1. part 1 is about the union and its territories, यानी कि जो हमारे देश की संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 में बात की गई है यूनियन यानी कि जो केंद्र है वो, और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश के बारे के, मतलब यूनियन और उसके टेरिटरीज के बारे में, केंद्र और उसकी टेरिटरीज कौन कौन सी है उसके बारे में बात की गई है। आई होप आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी, माइक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, कंफर्टेबल सा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए पार्ट 1, तो यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बात करता है पार्ट 1। तो डायरेक्टली हम लोग आर्टिकल्स में बढ़ेंगे और उन आर्टिकल्स के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताने लायक होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर से बता रहा हूँ, ये PDF आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको भी अगर आप लोग नोट कर सकते हैं तो नोट करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को PPT या PDF में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ भूल भी जाऊँ तो उसके लिए मैं अपने नोट्स यहाँ पे लेके आऊँ जो मैं खुद बनाता हूँ अपने हाथ से, ठीक है। एक रफ कॉपी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो इससे मैं आपको बताता चलूँगा अगर मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ तो, वरना भूलूंगा नहीं, ऐसी भी गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सभी को पता है। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 1। अब थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि हमारे देश का नाम और जो यूनियन है उसकी टेरिटरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इंडिया दैट इज़ भारत, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल नंबर 1 इस बार के लिए, क्योंकि इंडिया और भारत, इंडिया वर्सेस भारत, ये टॉपिक काफ़ी चर्चाओं में है, आप सभी को पता होगा। तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम कर देता है, ठीक है। तो यहीं पे लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, तो आर्टिकल नंबर 1 में इसकी बात की जाती है, आप सभी को पता रहना चाहिए, ठीक है। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे एक और बात की गई है कि ये यूनियन है किसका, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसका मतलब कहने का क्या हो गया कि हमारा देश स्टेट्स का यूनियन है। अगर आपको हमारे देश को डिफाइन करना है तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेट्स या राज्यों की बात करनी ही पड़ेगी। इंडिया तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि सारे के सारे स्टेट्स को आप एक साथ ना बोलें। इंडिया बोलेंगे इसका मतलब सारे देश, सारे स्टेट्स का यूनियन आप एक साथ बोल रहे हैं। अगर आप एक भी स्टेट को एक्सक्लूड करेंगे तो इंडिया नहीं बनेगा। तो ऑटोमेटिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स इज़ इंडिया एंड इंडिया दैट इज़ भारत, ये शब्द यहाँ पे लिखा गया है। आर्टिकल 2, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि हमारे भारत में अगर आपको कोई नए स्टेट्स या राज्यों को एडमिशन देना है, प्रवेश देना है और या फिर स्टैब्लिश करना है तो वो सभी आर्टिकल नंबर 2 में आएंगे। जैसे आपको पता होगा सिक्किम पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसको एसोसिएट स्टेट पहले बनाया गया और उसके बाद अगले ही साल उसको क्या बनाया गया, हमारे देश में पूरा एक 22वां राज्य बना दिया गया था सिक्किम को। तो सिक्किम को एडमिशन दिया गया, बाहर से अंदर लाया गया, तो वो कहाँ पे आएंगे, आपके आर्टिकल नंबर 2 में आएंगे। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है, ये भी लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 3 में भी स्टेट्स के फॉर्मेशन की बात करती है, ठीक करता है, ठीक है। न्यू स्टेट्स उसके फॉर्मेशन की बात होती है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई स्टेट है उसके नाम में चेंज कर दिया गया, या फिर उसकी बाउंड्रीज़ को कट करके एक को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, बाउंड्रीज़ को वापस से सेव किया गया, वापस से फ्रेम किया गया। तो इस तरीके से जो स्टेट्स बनते हैं वो आपके आर्टिकल नंबर 3 में आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अलग होकर क्या बना, उत्तराखंड बना। पहले उत्तर प्रदेश था लेकिन बाद में उसकी बाउंड्री में कुछ चेंजेस किए गए
और एक नया देश नया स्टेट बना दिया गया। तो वो कहाँ पे आएगा? उत्तराखंड। आर्टिकल नंबर 3 में आएगा उसका प्रावधान। आर्टिकल नंबर 2 में बाहर से कोई नई नई टेरिटरी को ही लेके आ जाता है, उसको ही एडमिशन दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 3 में ऑलरेडी हमारे देश में है लेकिन उसको काट के अलग कर दिया जाता है, अलग स्टेट बना दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 4 बताता है कि 1, 2 और 3, अगर आप आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3 इसमें कोई भी काम कर रहे हैं तो इसको चेंज करने के लिए आपको संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। लॉज मेड अंडर द आर्टिकल नंबर 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ठीक है, इसमें मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए आपको संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिटीजनशिप। अपनी माइक ऐसे पकड़ लेता हूँ, प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, चलिए अगला है आपके लिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हो गया आपका, पार्ट नंबर 2 इज अबाउट नागरिकता, जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है। इसका हिंदी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 अनुच्छेद नंबर 5 बात करता है डेफिनेशन की। ठीक है, सिटीजनशिप की डेफिनेशन की बात कौन करता है? नागरिकता की बात करके डेफिनेशन की बात करता है आर्टिकल नंबर 5। अब डेफिनेशन क्या, उतना डीप में आपको नहीं जाना है, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 5। ओके, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट है भी नहीं लेकिन आपको बता देता हूँ फिर भी, ये यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे बात करता है सिंगल सिटीजनशिप की, यानी कि हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है बल्कि एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। आप केवल भारत के नागरिक हो, अपने राज्य अपने ज़िले के नागरिक आप नहीं हो, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 में कुछ राइट्स के बारे में बात करते हैं सिटीजनशिप के लिए, और उन नागरिकों के राइट्स की बात करते हैं जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए। यानी कि आज़ादी के टाइम पे 1947 में जब सेपरेशन हुआ तो कई लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, कई लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए उन सभी के राइट्स क्या क्या होंगे उसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 6। और आर्टिकल नंबर 7 बात करता है उन सभी लोगों के बारे में जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया आए, ऐसे लोगों के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 7। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 10 कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के जो आपके अधिकार हैं उन सभी के कंटिन्यूएशन की बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 10 करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अगर नागरिकता के अधिकारों में कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई उनको अगर रेगुलेट करना है तो उसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल नंबर 11 के अनुसार। तो 5 से 11 के बीच में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर यहाँ से बनेगा। कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो इसके लिए टोटल 5 रास्ते हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ, या तो वो पैदाइशी भारत का हो। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, या फिर उसके माँ बाप भारत के हों तो भी उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, या तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पे नागरिकता ग्रहण करेगा। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, या फिर वो प्राकृतिक तौर पे नेचुरलाइजेशन के माध्यम से यहाँ पे नागरिकता ग्रहण करेगा। या फिर सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि भारत ने अगर किसी टेरिटरी को हथिया लिया है, उस पर कैप्चर कर लिया है तो वहाँ के नागरिकों को यहाँ पे नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कोई व्यक्ति हमारे देश में नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा आपके एंटरटेनमेंट वाले इलाके से भी चीज़ों को रिलेट कर देता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा एक एक्टर है हमारे, अक्षय कुमार नाम से हैं, राइट। हमेशा वो विवादों में रहे हैं कि उनकी नागरिकता कौन सी, लोग उन पे हमेशा उंगली ही उठाते चले आए थे। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया था, आपने दिखा दिया था कि उनको इंडिया की नागरिकता पूरी तरीके से मिल चुकी है। ही इज़ नो मोर द सिटीजन ऑफ कैनेडा नाउ। तो क्योंकि वो चीज़ चर्चाओं में थी तो इसलिए आपके लिए सिटीजनशिप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटीजनशिप से क्वेश्चन बनेगा तो आपके इंडियन सिटीजनशिप को ग्रहण करने के तरीके क्या क्या होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिलेट करना सीखिए, करंट में कोई भी इवेंट चल रहा होता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आएगा आपका पार्ट नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से अक्सर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 जो कि आपके हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है,
मौलिक अधिकारों से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब ये ऐसे अधिकार हैं, देखिए जब संविधान बन रहा था तो हमारे जो अधिकार थे मौलिक या फिर जो भी राइट्स थे, उन राइट्स को, उन अधिकारों को अधिकार, ठीक है, उन अधिकारों को दो भागों में बांटा गया। एक वो थे जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, यानी कि अगर आपको दिए गए इन अधिकारों का हनन किया जाता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और एक वो थे जिनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे, यानी कि अगर ये चीज़ें आपके लिए गवर्नमेंट या स्टेट नहीं भी करता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तो जो ये वाले राइट्स थे इनको बोला गया फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट नंबर 3 में रखे गए। और जो ये वाले थे जिसके खिलाफ आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे, उनको रखा गया पार्ट नंबर 4, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। ठीक है। पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके 12 से लेके 35 तक चलेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। इन सभी को सस्पेंड किया जा सकता है जब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी चल रही होगी उस टाइम पे। लेकिन राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, जो भी राइट्स हमें 20 और 21 के द्वारा दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 20-21 के द्वारा, उन सभी को छीना नहीं जा सकता है। और जो लाइन लिखी गई है ना कि राइट्स गारंटीड बाय 20 एंड 21, इनको जो नहीं छीना जा सकता है, तो ये आर्टिकल नंबर 359 बोलता है, 359 ऐसा बोलता है कि नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो ये आर्टिकल्स आपसे किसी भी हालत में नहीं छीनेंगे, 20 और 21। और क्या है 20-21, इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और आर्टिकल नंबर 353 बोलता है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लगेगी, आपका आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले हट जाएगा। आर्टिकल नंबर 19 यानी कि आपकी फ्रीडम जो है आपसे छीन ली जाएगी उस टाइम पे, जो 5 तरीके की फ्रीडम है उसको। ठीक है, लेकिन 20-21 आपसे नहीं छीना जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 359 बोलता है। More, the 6 rights guaranteed by Article number 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war and external aggression। वही लाइन लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 53 बोलता है कि आर्टिकल नंबर 19 को छीना जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन लिखी गई है आर्टिकल नंबर 353 के द्वारा है, और जो ये लाइन लिखी गई है आर्टिकल नंबर 359 के द्वारा है। ठीक है, ये दो भी आप लोग देख सकते हैं, आगे भी बताऊंगा, यहाँ भी बता दिया मैंने आपको। स्टार्टिंग में जो संविधान था उसने हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, अभी आपको पहले ही बताया था, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको लास्ट में डाले गए 300A में। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, ये एक लीगल राइट है, 300A में लिखा नहीं है, लेकिन ये अब कहाँ आ चुका है, 300A में आ चुका है। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट अब ये लीगल राइट के अंदर आ गया है, एक विधिक अधिकार है, अब एक फंडामेंटल राइट आपका नहीं रह गया है। तो किस संशोधन के द्वारा इसको किया गया, 44वां संशोधन यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हैं आपके आर्टिकल्स जो आपके राइट्स के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल नंबर 12 में आपके किसकी बात की गई है, आर्टिकल नंबर 12 में बात की गई है स्टेट के डेफिनेशन की। ठीक है, ये बताता है राज्य की परिभाषा क्या है, स्टेट डेफिनेशन की बातें करता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी आपके लिए। और आर्टिकल नंबर 13 क्या बताता है कि पहले जो बनाए गए थे कानून वो तो ठीक है, लेकिन अभी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर कानून में चेंज करेंगे कुछ है, तो अभी के जो कानून बने, जो अभी के जितने भी यहाँ पे अनुच्छेद हैं, जितने भी अधिकार है, वो क्या रहेंगे, उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, पुराने वालों का कम रहेगा। पहले के जो बने वो तो ठीक है, लेकिन जो बाद में बने, जो नए बने हैं, उसका अधिकार हमेशा ज़्यादा रहेगा। आर्टिकल नंबर 13 में ऐसी बात की गई है, लेकिन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के। अब हमारे पास 7 यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। वो 7 अधिकार कौन से हैं, उन 7 में सब 6 रह गए हैं, एक ही हटा दिया गया। वो 7 कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्र, राइट टू फ्रीडम, अगेन यहाँ राइट टू फ्रीडम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे होगा, राइट कल्चर एंड रिलीजन होगा यहाँ पे। ठीक है, रिलीजन, कोई भी आप कल्चर और रिलीजन को ग्रहण कर सकते हैं, ये आपका राइट टू कल्चर एंड रिलीजन यहाँ पे होगा, फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। उसके बाद यहाँ पे आएगा राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, यहाँ पे आएंगे आपके, यहाँ पे रिलीजन लिखना खाली। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो अब रिपील हो चुका है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि रिट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, रिट्स। ठीक है, रिट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है।
बात करेंगे इन सभी के बारे में। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक ये 6 अधिकार आपके पास हैं। 7वां जो था, जो कि 6ठे नंबर का था, वो अब रिपील हो चुका है। तो जो राइट टू इक्वालिटी है, ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। ठीक है, इसके बारे में क्या मैंने लिखा है आगे, हाँ लिखा हुआ है इनके बारे में। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, एक एक करके इन सभी को देखते हैं कि इनमें से हर आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर राइट के अंदर। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक क्या रहेगा आपका, राइट टू इक्वालिटी रहेगा। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना बोर्ड पे। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक है, न्याय कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं, उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। एक्सेप्शन है यहाँ पे प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है और जो गवर्नर होता है यानी कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं, वो यहाँ पे आप लोग उनको नहीं रखेंगे। उनके अलावा बाकी सभी लोग विधि के समक्ष समान होते हैं। ये चीज़ आर्टिकल नंबर 14 बताता है। आर्टिकल 15 क्या बताता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। किसी की बर्थ, रेस, कास्ट, सेक्स और उसके लिंग को लेकर के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भारत के अंदर नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसको ज़रूर से आप देख लेंगे ये वाली लाइन को, कि किस किस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, वो बताया गया आर्टिकल नंबर 15 में। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को रोकना है। और भेदभाव किस आधार पे नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स और वो कहाँ से जन्मा हुआ है, कौन से प्लेस का जन्मा हुआ है, कहाँ से बिलोंग करता है, इस आधार पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 16 बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब भी हम लोग सरकारी रोजगार की बात करते हैं, लोक रोजगार की बात करेंगे हम लोग, जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पे हर व्यक्ति को बराबर मौका मिलना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ पे उन सभी के पास होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 16 बताता है। आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत को रोकता है, यानी कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। शायद एक मूवी भी आई थी, मूवी कौन सी आई थी, आई थिंक ये वाली आई थी ना, आर्टिकल नंबर 15, आयुष्मान खुराना की, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद ये वाली मूवी वो आई थी। ठीक है, 18 में बताया गया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आप सभी को पता होगा पहले हमारे देश में जो रजवाड़े हुआ करते थे, वहाँ पे राजकुमार, राजा, महाराजा धीराज, महाराजा, ऐसे टाइटल्स वो लोग लगाते थे। लेकिन अब बताया गया है कि ऐसे टाइटल्स का यूज़ कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी महाराजा का ही वंशज क्यों ना हो। मान लो कोई महाराजा था, उसका वंशज हमारे देश में चल रहा है, तो अब वो टाइटल्स का यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति हमारे देश में टाइटल्स का यूज़ नहीं करेगा। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, दो तरीके के लोग यहाँ पे अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हैं। कौन कौन, एक तो डॉक्टरेट मतलब कौन होते हैं, जो पीएचडी होल्डर होते हैं। आपने देखा होगा जो पीएचडी किए रहते हैं वो सभी लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, वो डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट होता है। ठीक है, और जो टाइटल्स में दूसरा है वो डिफेंस पर्सनल, यानी कि जो डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं वो सभी लोग अपने नाम के आगे टाइटल्स का यूज़ कर सकते हैं। कर्नल, मेजर जनरल, मेजर, ये सारे जो होते हैं अपने नाम के आगे टाइटल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल को रोका गया है, लेकिन दो लोगों के लिए यहाँ पे छूट है। सबसे पहली जो पीएचडी होल्डर्स हैं और दूसरे जो डिफेंस के पर्सनल हैं, उनके लिए यहाँ पे एक्सेप्शन रखा गया है। आर्टिकल नंबर 19 ये था राइट टू इक्वालिटी, 14 से लेकर 18 तक यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक है। 19, 20, 21, 22 चार आर्टिकल्स आपके राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। राइट टू फ्रीडम के अंदर जो पहला है आपका अनुच्छेद नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19, वो सभी सिटीजन्स को, भारत के सभी नागरिकों को कुछ फ्रीडम्स यहाँ पे प्रदान करता है। और वो फ्रीडम्स क्या क्या हैं, वो हैं ये ABCDEFG, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 फ्रीडम्स के बारे में बात करता है। कौन सी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। 19A में बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि स्पीच, आप कुछ भी चाहे बोल सकते हैं, कुछ भी चाहे अपना विचार यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तभी आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, तो वो आपको 19A में बताया गया है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं पे भी जनसभा कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, लेकिन पीसफुली, बिना किसी हथियार के आप लोग यहाँ पे असेंबल हो सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 के B में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 19 का C क्या बोलता है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस,
आप भारत में अलग अलग यूनियंस को, एसोसिएशंस को फॉर्म कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ट्रेड यूनियंस होती हैं बहुत सारी, तो ऐसे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोग यूनियंस बनाते हैं। तो वो यूनियंस बनाने की के प्रावधान भी आपको दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 के सी में। आर्टिकल नंबर 19 का डी क्या बताता है कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी टेरिटरी में आप बिना रोक टोक के फ्रीली मूव कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई आर्टिकल नंबर 19 डी में। आर्टिकल नंबर 19 ई, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप केवल घूम ही नहीं सकते बल्कि आप चाहें तो भारत के किसी भी पार्ट में जा करके वहाँ पे रह सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। उसके बाद एफ जो है इसको ओमिट कर दिया गया है, अब ये नहीं है। और जो जी है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप भारत में रहते हुए किसी भी प्रोफेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी पेशा आप अपना सकते हैं, कोई भी ट्रेड आप कर सकते हैं, कोई बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इलीगल काम करेंगे। संविधान या कानून के दायरे में रहते हुए ही आपको ये सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे देखिए, आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं फ्रीली, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 हटा दिया जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपको कहीं पे भी जाने से रोका जा सकता है, आपको कोई भी प्रोफेशन अपनाने से रोका जा सकता है, ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी होगी तो आप ये सारे के सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं कर सकते हैं। आपको असेंबल होने से रोका जा सकता है, एसोसिएशन बनाने के लिए रोका जा सकता है, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए रोका जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शंस को रोक दिया जाता है, कई बार काट दिया जाता है, ठीक है। आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे रिपील हो गया खुद ही। कई बार आपको असेंबल होने के लिए रोक दिया, एक धारा 144 लगा देते हैं कि अगर आप 5 से ज़्यादा लोग रहोगे तो आप पे केस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे असेंबल होने की आपकी फ्रीडम छीन दी जाती है। एसोसिएशंस आप नहीं बना सकते, कई बार कई सारे एसोसिएशंस के लिए बैन लगा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी छीनी जा सकती है आर्टिकल नंबर 19 में जो लिखी गई है, जब यहाँ पे कोई नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उस टाइम पर, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर 19 में वो चीज़ें थी फ्रीडम्स। आर्टिकल नंबर 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। मतलब जब आपने कोई अपराध किया, उसके लिए कन्विक्ट किया गया आपको, तो उस समय आपको क्या दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20, जब भी आपने कोई अपराध कर दिया, मान लो उसके लिए आपको कन्विक्ट किया गया है, तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी, सुरक्षा देगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20, तभी सारे क्रिमिनल्स को भी सुरक्षा देने का प्रावधान यहाँ पे दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपका अपने जीवन पे अधिकार है और अपनी स्वतंत्रता पे, अपनी लिबर्टी पे आपका अधिकार है, उसको छीना नहीं जा सकता है। आर्टिकल 20-21, इसलिए मैंने आपको बताया था नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले हटता है, लेकिन 20 और 21 इनको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, ये आपके पास परमानेंट है, ठीक है। मतलब ये है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी आपको बिना किसी रीज़न के अगर पकड़ के ले भी जाता है, कन्विक्ट भी कर देता है, तो आपको वहाँ पे सुरक्षा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपके पास हमेशा अधिकार रहेगा, और ये भी रहेगा कि आपकी लाइफ का अधिकार आपके पास रहेगा, आपकी लाइफ को कोई छीन नहीं सकता है। ध्यान देना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ की सुरक्षा करनी है, ये आर्टिकल नंबर 21 में है। अब वो इंडिविजुअल जैसे आप हैं, तो आपकी लाइफ की सुरक्षा भी करनी है, और आपकी लाइफ की सुरक्षा का दायित्व गवर्नमेंट के पास है, यानी कि आपका जीवन कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता है, और आप भी नहीं छीन सकते हैं खुद। आपका जीवन ना आप छीनेंगे, ना कोई और व्यक्ति छीनेगा। इसीलिए अगर आपने भी अपना जीवन खुद से छीनने का ट्राई किया और आप बच गए, सुसाइड करने से बच गए, तो आप पे क्रिमिनल केस कर दिया जाता है, क्योंकि आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी लाइफ भी छीने, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ वहाँ पे आर्टिकल लग जाता है, ठीक है। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में अगर आपको डिटेंशन में रख दिया गया, आपको अरेस्ट कर दिया गया, तो उसमें भी आपको सुरक्षा दी जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये थे आपके आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या है आपका, शोषण के विरुद्ध, ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 23-24 दो ही आर्टिकल्स आते हैं। 23 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि अगर मानव तस्करी की जा रही है या फिर फोर्स लेबर, जबरदस्त आपसे काम कराया जा रहा है, तो वो आपसे नहीं कराया जा सकता है। तो आपके पास ये अधिकार है कि आर्टिकल नंबर 23 के अनुसार
आपकी तस्करी यानी कि ह्यूमन की तस्करी नहीं की जाएगी और ना ही किसी से जबरन काम कराया जाएगा। आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि 14 साल से नीचे के जितने भी बच्चे रहेंगे किसी फैक्ट्री में या माइन में जहाँ पे उनके जान को खतरा है, रिस्क है, वहाँ पे 14 साल से नीचे के बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा, उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए। तो आर्टिकल नंबर 24 इस बारे में बात करता है, ठीक है। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता आती है आपकी। अब वो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, 25, 26, 27, 28 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो यहाँ पे मिस हो गया, लिखा नहीं है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे आर्टिकल 32। अब 32 में आपके रिट्स है, ठीक है, रिट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप उसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाएगा तो उसमें डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, और अपील करेंगे तो इन रिट्स के माध्यम से आप वहाँ पे अपील करेंगे। बेसिकली ये एक तरीके से अपील की एप्लीकेशन है, ठीक है। रिट्स 5 तरीके की रिट्स आपको दी जाती हैं: हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी और कोवरेंटो और पांचवी कौन सी होती है? प्रोहिबिशन, ऐसे कुछ होती है ना, प्रतिषेध। तो ये हो जाएंगे आपकी 5 तरीके की रिट्स, ठीक है। तो ये 5 तरीके की रिट्स आपको केवल नाम याद रखते हैं, बाकी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि जब भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाएगा तो आप इन 5 में से जो भी रिट्स है उसके माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 39A 36 से स्टार्ट होते हैं, 36 से लेकर के 51 तक जाएंगे, ठीक है। तो अब 36, 37, 39 इंपॉर्टेंट नहीं है, 39A इंपॉर्टेंट है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि सभी को जस्टिस दिया जाएगा बराबर, और उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी। उनको फ्री में क्या दिया जाएगा? विधिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि अगर आपको वकील रखना है तो आपको वकील, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बाहर से वकील रखना है, तो गवर्नमेंट या कोर्ट आपको वकील रखने की इजाज़त देता है, एक सरकारी वकील आपको दिया जा सकता है, ठीक है, लीगल एड वगैरह। आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ग्राम पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात की गई है 40 में। स्टेट चाहे तो किसी भी गांव में एक विलेज पंचायत को वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकता है। 41, राइट टू वर्क टू एजुकेशन, सभी के पास अधिकार है कि वो काम कर सकते हैं, एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ केसेस में वो पब्लिक असिस्टेंस यानी कि राज्य की सेवा या उनकी सहायता भी पाना चाहें तो पा सकते हैं, और ये देने की जिम्मेदारी होगी उस स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर वहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आप इसके लिए केस नहीं करेंगे, लेकिन ये बोला गया है कि वो ऐसा, उनको ऐसा करना चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि हर किसी को काम देना चाहिए, एजुकेशन शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स जितने भी होते हैं उन सभी के लिए लिविंग वेजेस दी जाएंगी। आर्टिकल नंबर 43 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल नंबर 44। इस पूरे डीपीएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल 44, ये है समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता काफ़ी चर्चाओं में है। गोवा ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया, अब उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किए जाने की बात चल रही है, अभी तक हुआ नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, समान नागरिक संहिता की बात की जाती है। मतलब ये है कि जैसे अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून होते हैं उनके धर्मों के हिसाब से। जैसे हिंदुओं के लिए भी कुछ हिंदू कोड्स होते हैं, मुस्लिम्स के लिए भी उनका शरीयत का जो लॉ होता है वो होता है, अन्य धर्मों के लिए भी होता है। तो कुछ सेम मैटर्स पे कभी कभी अलग अलग कानून उनके लिए मिल जाते हैं उनके धर्म के आधार पे। तो ये सब ख़त्म करके, ताकि सेम मैटर पे सभी को सेम एक उनके पास एक कानून हो सभी के लिए, तो उसको लाने की बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की। तो ये बात की जाती है आर्टिकल नंबर 44 में। उस टाइम पे ये नहीं ज़रूरी समझा गया कि इसको अभी लाया जाए, तो उन्होंने इसको रख दिया यहाँ पे कि भविष्य में जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे इस पर विचार करके यूसीसी को लागू किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 45, जितने भी बच्चे हैं, प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए फ्री और कंपलसरी शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 45 में ये बात की जाती है। सीधे 48 में आएंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट यही है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कृषि और पशुपालन के बारे में बात की जाती है आर्टिकल नंबर 48 में।
49 में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, जितने भी ऐसे प्लेसेस हैं जो इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन की बात की जाती है आपकी 49 में। 51 में बात की जाती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि हर राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पीस को प्रमोट करे और सुरक्षा को प्रमोट करे, ये उनका दायित्व है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतने ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब आता है आपका यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब संघ हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके अगर क्वेश्चन आए तो यहीं से आएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, तब तक आप भी अगर पानी पीना चाहें पी सकते हैं, फिर इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे बस। चलिए, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, 1 घंटे में हम लोग पार्ट 5 पे हैं, यानी कि हमें 1 घंटा और लग सकता है। पार्ट 5 के बाद हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि यही चीज़ें आपके स्टेट में रहेंगी। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपका यही है जो टाइम लेगा, इसके बाद हम लोग बहुत ईजीली आगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है आपका यूनियन, यानी कि संघ के बारे में। जो संघ है, संघ बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, दूसरा आपका लेजिस्लेचर विधायिका, और तीसरा आपका जुडिशरी। ठीक है, तीसरा जुडिशरी। इन 3 पार्ट्स में हम लोग संघ को डिवाइड करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव में हम लोग किसकी बात करते हैं? एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 52 से बात करेंगे 78 तक। 52 से लेकर 78 तक हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद 79 से लेकर के 123 तक हम लोग विधायिका लेजिस्लेचर की बात करेंगे। उसके बाद 124 से लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे किसकी? 151 तक जुडिशरी की बात करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष, मतलब जितने भी कार्यकारी ऑफिसर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आएंगे। किसके? एग्जीक्यूटिव के अंदर। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, सारे के सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? लेजिस्लेचर की, विधायिका की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग किसकी बात कर लेंगे? जुडिशरी, यानी कि कोर्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव से। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में हम लोग आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे, और पहले ही बात करते हैं किसकी? प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब मैं ये नहीं बताऊंगा बार बार कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली गई है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली गई, ये नहीं पढ़ेंगे बार बार, स्टार्टिंग में कर चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति जो है भारत का, उसके बारे में बात की गई है 52, आर्टिकल नंबर 52 में इसकी बात की गई है। 53 में बात की गई है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं संघ की, वो किसके पास होंगी, ये बात करी गई है आर्टिकल नंबर 53 में। यहाँ पे बात की जाती है कि जो डिज्योर होगा, डिज्योर का मतलब क्या होता है? बाई लॉ। अगर बाई लॉ बात करोगे तो बाई लॉ अध्यक्ष, यानी कि जो मेन पावर है, हेड कौन है? बाई लॉ हेड है हमारा राष्ट्रपति। लेकिन डिफैक्टो एक वर्ड होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है डिफैक्टो। डिफैक्टो मतलब प्रैक्टिकली कौन अध्यक्ष है, प्रैक्टिकली कौन हेड है। प्रैक्टिकली मतलब डिफैक्टो, डिज्योर मतलब बाई लॉ। तो डिफैक्टो जो हेड है हमारा, वो कौन है? प्रधानमंत्री है, क्योंकि सारे काम प्राइम मिनिस्टर करता है। लेकिन कागजी तौर पे, कानून के आधार पे डिज्योर जो हमारा अध्यक्ष, जो हमारा हेड है, वो कौन है? हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका इलेक्शन कैसे होगा? 54 में बात की गई है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। अब इलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे नोट कर लो इसको कहीं पे, चाहे तो दिमाग में नोट कर लो। जब हम लोग राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं तो हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, मतलब जनता नहीं करती है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो उसको चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं। एमपीज़ हों चाहे एमएलएज़ हों, वो उसको इलेक्ट करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे? पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे। नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे।
फिर राज्यों में आएंगे तो जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभाएं हैं, उस विधानसभा की इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे। नंबर 2। नंबर 3 पे दिल्ली और पुदुचेरी यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे। नंबर 3 यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होते हैं वो सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे भाग लेंगे इसके किसमें, इलेक्शन में। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया यहाँ पर 61 में। अब 54 के बाद बीच के उन्हें हटा दिए। अब बीच में क्या लिखा गया था वो आपसे आर्टिकल कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि इसके बाद है आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद मेथड आता है आपका कि किस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये होता है किसका, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका होता है। उसके अलावा टर्म आती है इसकी, तो टर्म कितने साल की होती है, 5 साल की होती है। और उसके बाद क्या आता है इसमें आता है कि इसके ऑफिस की टर्म क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो कम से कम 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि वो आपको जनरली पता होती है हर किसी को, यहाँ पे लिखने का कोई मकसद ऐसा नहीं बनता है। आर्टिकल नंबर 61 में बात की गई है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे किया जाएगा उसका प्रोसीजर आपके 61 में है। ध्यान देंगे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इसके बाद कौन से देश से ली गई है, ये प्रोविज़न कौन से देश से लिया गया है, स्टार्टिंग में बता दिया था। इम्पीचमेंट का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, स्टार्टिंग में बता दिया था। ये प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली गई, स्टार्टिंग में बता दी थी, आप लोग स्टार्टिंग में जाकर के देख सकते हैं या PDF से पढ़ लेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 आता है। 63 में वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाती है। जैसे 52 में था प्रेसिडेंट, यहाँ पे रहेगा VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। मतलब आर्टिकल नंबर 64 बात करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ही विल बी द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, इसका मतलब क्या रहेगा, राज्यसभा। राज्यसभा का जो भी व्यक्ति जो हमारा VP रहेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, वही व्यक्ति राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और हाउस ऑफ पीपल क्या होता है आपका, लोकसभा होती है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा होती है। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की इस VP का इलेक्शन कैसे किया जाएगा वो 66 में बताया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे 72 में आएंगे। राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट है पार्डनिंग पावर्स, क्षमा करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये चाहे तो किसी भी व्यक्ति जो जिसको सज़ा दे दी गई है जुडिशरी के द्वारा उसकी सज़ाओं को कम कर सकता है या उनको माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है और किसी के पास नहीं है। आर्टिकल नंबर 74 इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आर्टिकल नंबर 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। जितने भी आर्टिकल लिखें केवल यही इंपॉर्टेंट है, इसके बीच के इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 74 बात करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी कि एक मंत्रियों का परिषद होगा, बहुत सारे मंत्रियों का एक परिषद होगा। वो क्या काम करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 75 जहाँ पे बात की जाती है कि इनके बीच जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनके बीच में ही एक सहमति के बाद इनके बीच से एक मंत्री होगा जो इनका प्रधान होगा, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री का भी संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया कहीं पे, लेकिन इतना ही है कि इसको अपॉइंट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा प्रधानमंत्री को। द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर कभी भी इलेक्ट नहीं होता, वो हमेशा अपॉइंट होता है। ठीक है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में से ही इनमें से ही एक व्यक्ति को इनका प्रधान बनाएगा जो कि इनका प्रधानमंत्री बनेगा। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 76 में लिखा गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, एडवोकेट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से वकील है, गवर्नमेंट का वकील समझ लो एक तरीके से। ठीक है, गवर्नमेंट का वकील है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 79 इंपॉर्टेंट है। 79 में क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लो।
79 में। क्यों स्टार मार्क कर लो इस पर? क्योंकि अभी हम लोग नई पार्लियामेंट में शिफ्ट हो चुके हैं, पुरानी छोड़ के नई में शिफ्ट हो चुके हैं, तो पार्लियामेंट चर्चाओं में है। तो ये पार्लियामेंट्स की जितने भी हैं यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसकी संभावनाएं हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो कौन से आर्टिकल में है? 79 आर्टिकल में है। पुरानी पार्लियामेंट छोड़ दी गई है, जो कि एडविन लुटियंस के द्वारा आर्किटेक्ट की गई थी, 1927 में बनकर तैयार हुई थी। ओल्ड पार्लियामेंट का नाम चेंज कर दिया गया है, जिसको अब संविधान सदन कहा जाएगा। जो नई पार्लियामेंट है उसके वास्तुकार कौन है? उसके वास्तुकार हैं बिमल पटेल, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। नई पार्लियामेंट पे हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं और 79 में पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है। उसके बाद 80 में राज्यसभा की बात करते हैं और 81 में लोकसभा की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा कैसे कंपोजिट होती है, कैसे बनती है राज्यसभा, उसके बारे में बात की जाती है। लोकसभा का कंपोजिशन 81 में बात की जाती है। उसके बाद 83 यहाँ पे बात करते हैं कि हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूरेशन क्या होगी, कि कितने कितने टाइम तक ये चलते रहेंगे। लोकसभा कितने टाइम तक चलेगी, राज्यसभा कितने टाइम तक चलेगी। एक्चुअली इसका कोई कार्यकाल फिक्स वैसे होता नहीं है लोकसभा का, ये कभी भी भंग की जा सकती है। ठीक है, वैसे 5 साल है, लेकिन उसको पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसका 6 साल का पूरा अपना कार्यकाल होता है, जिसमें हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 6 साल का कार्यकाल, ये पूरा 6 साल का कार्यकाल है। ठीक है, ये पूरा 6 साल, लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या हो जाएंगे? रिटायर होते रहेंगे। 1/3 रिटायर। अब देखो, 1/3 यहाँ रिटायर हुए, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, मतलब सारे रिटायर हो गए। और कितना टाइम लगा? 6 साल का टाइम लगा। तो 6 साल में पूरी राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा का एक साइकिल चलता है 6 साल का, और 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। 93 में बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर के बारे में। लोकसभा में क्या होता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। राज्यसभा में चेयरमैन होता है। यहाँ पे स्पीकर होता है, वहाँ पे चेयरमैन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर आपके 93 में आते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे लोकसभा के। अब कौन सा आर्टिकल लिखे हैं? आर्टिकल नंबर 105, जहाँ पे बात की जाती है पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट के हाउस हैं, जो लोकसभा राज्यसभा हैं, इनके पावर्स के बारे में बात की जाती है। 105 से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल नंबर 109 में स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनी बिल्स के बारे में बात कहाँ की गई है? 109 में, लेकिन मनी बिल को डिफाइन कहाँ किया गया है? 110 में। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 110 जो बात करता है मनी बिल्स के बारे में। ठीक है, मनी बिल कहाँ पे बात की जाती है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स इन आर्टिकल नंबर 110। 112 ये है आपका एनुअल फाइनेंस बजट। एक्चुअली यहाँ पे बजट नहीं है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ठीक है, ये वर्ड का यूज़ किया गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में बजट के बारे में बात की जाती है, लेकिन बजट शब्द का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया जाता है। जिस शब्द का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है वो शब्द है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया गया है। ठीक है, ये है। उसके बाद 114 में अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में बात की जाती है। 110 में करते मनी बिल्स, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल। 123 में आएंगे सीधा, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, पार्लियामेंट भंग है जिस टाइम पे, उस टाइम पे अगर किसी तुरंत कानून की ज़रूरत है हमें बनाने की, अब कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट चाहिए जो कि काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? ऑर्डिनेंस को बोलते हैं अध्यादेश। कौन जारी करेगा? प्रेसिडेंट जारी करेगा अध्यादेश को। ठीक है, अध्यादेश को प्रेसिडेंट जारी करेगा, और इस अध्यादेश की वैल्यू वही होगी जो कि एक कानून की होती है, जो पार्लियामेंट अपने हिसाब से बनाती है। उसके बराबर ही इसकी वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। समझ में आ गया इस चीज़ के बारे में? ठीक है, तो ये है आपका। और जो पार्लियामेंट अगर काम, उसके दोनों सदन काम नहीं कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो आप सभी को पता है कि 6 महीने के भीतर भीतर उन सभी को वहाँ पे वापस लाना होता ही होता है। ठीक है, इससे वो नहीं कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर इनकी मीटिंग बैठनी चाहिए पार्लियामेंट के सदन की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अध्यादेश है इसकी मैक्सिमम लाइफ क्या होती है, तो मैक्सिमम लाइफ जो इसकी रहेगी वो कितनी रहेगी? 7 महीना होती है लगभग। ठीक है, 7 महीना, इसकी लगभग 6 महीना 42 दिन ऐसे होती है। 6 महीना 42 डेज मैक्सिमम। इतने टाइम तक तो ये
जो अध्यादेश है काम रह ही सकता है, क्योंकि 6 महीने तो ऑब्वियसली है ही उनका। 6 महीने में तो उनको मिलना ही मिलना है, वापस बैठना ही है इनको। मान लो आज अध्यादेश जारी हुआ और आज के बाद 6 महीने तक पार्लियामेंट के दोनों सदन नहीं बैठते हैं, 6 महीने बाद बैठते हैं, लेकिन बैठना तो पड़ेगा ही 6 महीने में। 6 महीने वो हो गए, और उसके बाद इसको 42 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जो 6 हफ्ते होते हैं, 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको इस अध्यादेश पे काम करना होता है। तो 6 महीने ये हो गए और 42 दिन यानी कि 6 हफ्ते ये हो गए आपके, तो मिल करके 42 दिन बनते हैं। तो 6 महीने 42 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है इनको, ये करना नहीं पड़ता, मतलब इसकी मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की 6 महीने 42 दिन। ठीक है, 124 में बात करते हैं, जुडिशरी स्टार्ट होती है यहाँ से 124 से। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं 124 में। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी, कैलकाटा में। ठीक है, कैलकाटा में बनाई थी। कब बनाई थी, 1774 में। उस टाइम पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, जो कि वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया गया था, ब्रिटेन ने यहाँ से जारी किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसी के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाई गई, कलकत्ता में बनाई गई। ठीक है, उस टाइम पे 1774 में इसको कलकत्ता में बनाया गया था। लॉर्ड एलिजा इम्पे ये उस टाइम पे कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। चीफ जस्टिस कौन थे, लॉर्ड एलिजा एम्पे हुआ करते थे। बाद में कलकत्ता से इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 129 में बताया गया है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, आर्टिकल नंबर 129 में बताया गया है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा, जहाँ भी भारत की राजधानी होगी वहीं होगा। दिल्ली है तो दिल्ली में ही होगा, प्रेसिडेंट के भवन के करीब होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 129 में। ठीक है, तो यह है सैलरी ऑफ जजेस 125 में बताया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में 126 में बताया गया है। एड हॉक जजेस के बारे में 127 में बताया गया है। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 128 में बताया गया। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 129 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट। 130 में है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली। 129 में है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब ये है कहने का, सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस में अपना कोई जजमेंट दिया तो अगले बार अगर वैसा ही केस आता है तो अब वो क्या बन गया है, एक लॉ बन गया है, मतलब उसके लिए वैसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वही उसके लिए सज़ा या फिर वही उसके लिए प्रावधान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट। 36 में बताया गया है स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील, ये मत करो, छोड़ दो इसको। रिव्यू ऑफ जजमेंट 137 में बताया गया है। ठीक है, जजमेंट का रिव्यू 137 में बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद 148 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ऑडिटिंग का काम करता है बेसिकली भारत सरकार के हर एक ऑफिसर के लिए। ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज इन आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, इसकी ड्यूटीज़ के बारे में कहाँ बताया गया, क्या कि 149 में बताया गया है। ठीक है, चलिए ये आपके कुछ आर्टिकल्स जो कि पार्ट 5 से इम्पॉर्टेंट थे। अब इसी की तर्ज पे सेम वही आर्टिकल्स, वही चीज़ें आपके कहाँ पे आ जाती है, पार्ट नंबर 6 में स्टेट्स के लिए आती हैं। देखो जल्दी जल्दी करेंगे इसको। वहाँ पे था 52। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 153। वहाँ था प्रेसिडेंट, यहाँ क्या आ जाएगा, गवर्नर। देश में हेड कौन, प्रेसिडेंट। राज्य में हेड कौन, गवर्नर। तो गवर्नर ऑफ स्टेट कहाँ पे आ गया, 153 में आ गया। ठीक है, 154 में आएगा एग्जीक्यूटिव पावर्स, वहाँ पे राष्ट्रपति की थी, यहाँ पे गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स आ गई। ठीक है, 161 में बात करें सीधा, इसके बाद यहाँ पे इसका टर्म, इलेक्शन, वो सारी चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट, वो सब सेम है जैसे आपकी उनके लिए होती है, आप उसको जानते होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रपति को चुनने की उम्र क्या होती है और राज्यपाल के लिए क्या होती है, ये बताने की ज़रूरत आपके लिए नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे था कौन, अटॉर्नी जनरल था, यहाँ पे एडवोकेट जनरल हो जाएगा स्टेट के लिए, वहाँ पे अटॉर्नी था, यहाँ पे एडवोकेट जनरल हो जाएगा। 165। 213 में पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, वहाँ पे 123 था, अगर आपको याद होगा। 123 में क्या था कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है, यहाँ पे इस 2 को पहले ले जा लो बस, क्या बन जाएगा 213। 213 में क्या बनेगा आपका, 213 में बन जाएगा इसके ऑर्डिनेंस को पास करने की शक्ति, यानी कि गवर्नर भी कुछ ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है। वहाँ था 124
2 को पहले लेके आओ, क्या बन जाएगा 214, क्या बन जाएगा हाई कोर्ट। वहाँ क्या था सुप्रीम कोर्ट, यहाँ बन जाएगा हाई कोर्ट। ठीक है। 215 हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ऐसे हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। 226 में हाई कोर्ट कुछ पावर्स, कुछ इश्यूज़ में क्या कर सकती है, रिट्स को जारी कर सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 32 जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करेगी, और ये है क्या आर्टिकल नंबर 226 जहाँ पे हाई कोर्ट रिट्स जारी करेगी। ध्यान देंगे आर्टिकल 226 एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा ज़्यादा पावर है। क्यों है? क्योंकि दोनों रिट्स जारी कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करेगा फंडामेंटल राइट्स को लेकर के केवल, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट 226 के तहत। तो इसका दायरा यहाँ पे बढ़ जाता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दायरा यहाँ पे कम हो जाता है हाई कोर्ट की अपेक्षा। ठीक है, ये यहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनियन टेरिटरीज, इसको आप छोड़ देंगे, इसको आप नहीं पढ़ेंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ेंगे। पार्ट 7 रिपील हो चुका है, 8 आपको नहीं करना है। पार्ट नंबर 9 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेड्यूल नंबर 11 एंड 12 और पार्ट नंबर 9 और 9A एक साथ पढ़ेंगे हमेशा। ठीक है। पार्ट नंबर 9 में पंचायत के बारे में बात की जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पंचायत के बारे में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से बात कर लेते हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस्टेब्लिश किया लोकल गवर्नेंस। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने, अब कौन था लॉर्ड रिपन, क्यों किया, कैसे किया, उतनी हिस्ट्री में अभी नहीं जाएंगे, वो हम लोग क्लासेस में करते हैं जब हम लोग कोर्स में क्लासेस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अभी उतना नहीं पढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन ने लोकल गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया 1882 में। उसके बाद 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए, इसके लिए कुछ कानून बनाए, और 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, चलाया। ठीक है, कब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया? 2 अक्टूबर 1952 को चलाया। उसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 1956 को एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है बलवंत राय कमेटी। ठीक है, बलवंत राय कमेटी कब बनी? 1956 में बनाई जाती है। इसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है 1957, यानी कि अपने बनने के 1 साल बाद ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है। पंचायत को लेकर चल रहा है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लोकल गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड रिपन ने। इस लोकल गवर्नेंस के लिए कुछ कानून बनाए किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसको लेकर के एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है। इसको लेकर के ही, लोकल गवर्नेंस को लेकर के 1956 में बलवंत राय कमेटी बनती है, जो रिपोर्ट पेश करती है 1957 में, और रिपोर्ट में ये इस लोकल गवर्नेंस को, जिसको कि पंचायत बोला गया, इसको सपोर्ट करती है। ये बोलती है कि ये होना चाहिए, और इस सपोर्ट को या फिर इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया नेशनल डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा इसके ठीक 1 साल बाद 1958 को। ठीक है, 1958 को इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया, और जब इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया तो ये बोला गया कि जो ये पंचायत है ये 3 लेवल पे होनी चाहिए। कितने लेवल पे? 3 लेवल पे। वो 3 लेवल कौन कौन से? एक गांव यानी कि विलेज के लेवल पे, एक मिडिल, और एक जिला यानी कि जिला के लेवल पे। 3 लेवल्स पे ये पंचायत होनी चाहिए। तो इसके बाद ये पंचायत का सिस्टम हमारे देश में लागू हुआ, लोकल गवर्नेंस का। और सबसे पहले जिस जगह पे इसको लाया गया हमारे देश में, वो है नागौर। ये क्वेश्चन बनता है आपसे, और ये नागौर कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायत को चलाया गया, हमारे देश में पंचायत लाया गया। उसका सेकंड कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में इसको लाया गया, लोकल गवर्नेंस यानी कि पंचायत को लाया गया वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसके लिए कुछ कमिटीज़ बनी, उस कमिटीज़ के नाम आपको पढ़ लेने हैं बस, कौन कौन सी कमिटीज़, और ईयर देख लो। अशोक मेहता कमेटी 1977, राव कमेटी 1985, सिंघवी कमेटी 87, और PK हंगन कमेटी 1988। इन कमेटीज़ के नाम और इनका ईयर आपको याद कर लेना है, और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, अब जो एक पंचायत बना था, तो ये पंचायत हमारे देश के संविधान में भी ऐड किया गया। जब संविधान में ऐड किया गया तो संविधान में संशोधन किया गया 73। ठीक है, 73 संशोधन किया गया 1992 में, और हमारे देश में देश के संविधान में पार्ट नंबर 9 को जोड़ा गया। ठीक है, पार्ट 9 को जोड़ा गया, जिसके अंदर पंचायत के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ शेड्यूल 11 भी जोड़ गई। पहले 10 शेड्यूल थी, उसमें शेड्यूल 11 जोड़ दी गई। इसी 73 के तहत
जिसमें पार्ट 9 को तो ऐड किया गया था पंचायत को, और पंचायत के कुछ सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ऐड किया गया शेड्यूल 11 में, और जिसमें 29 सब्जेक्ट दिए गए। कितने दिए गए? 29 सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए गए। तो 73rd के तहत एक तो पार्ट 9 जोड़ा गया पंचायत, और दूसरा इसके कार्यों को लेकर के, इसके सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे बात की, जो यहाँ पे जोड़े गए शेड्यूल 11 में, जिसमें उस टाइम पे टोटल 29 सब्जेक्ट हुआ करते थे। इसी के साथ साथ 74th अमेंडमेंट भी किया गया इसी साल में, ठीक है। इसी साल 74th अमेंडमेंट किया गया। 74th अमेंडमेंट में यहाँ जैसे पार्ट 9 में पंचायत जोड़ा गया, संविधान में एक और भाग जोड़ा गया, इसका नाम था पार्ट 9A, नौ क, ठीक है, 9A जोड़ा गया, जिसमें 74th अमेंडमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड कर दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे शेड्यूल 11 जोड़ी गई, यहाँ पे शेड्यूल 12 जोड़ी गई, जहाँ पे टोटल 18 सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए टोटल 18 सब्जेक्ट्स की बात यहाँ पे की गई शेड्यूल 12 में। ये याद कर लेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी पुरानी वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब भी एक पंचायत से क्वेश्चन बनते हैं तो आर्टिकल से क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, या फिर जो मैंने भी बताया आपको वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत ही कम या फिर नहीं ही बनते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले पार्ट में आते हैं, पार्ट 11 जो डायरेक्ट आएगा आपका 245, ठीक है। पार्ट नंबर 11 245 से लेकर 263 तक। यहाँ पे हम लोग राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों की बात करते हैं। अब ये संबंध 3 तरीके के होते हैं राज्य और केंद्र के बीच में। सबसे पहला लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिक या विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तीसरा फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है। 3 संबंध होते हैं, लेकिन तीनों आपके सेम आर्टिकल में नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव आपके 245 से 263 के बीच में पार्ट 11 में कवर होते हैं। फाइनेंशियल आपका फाइनेंस कमीशन जो आपका 280 में आता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। बहरहाल आपको केवल और केवल यहाँ पे लेजिस्लेटिव पढ़ने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 256 से 263 आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 245 में आते सबसे पहले, 245 में आते हैं, 244 तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 243 में क्या था आपका? पंचायत थी। 243 ओ से लेकर 243 जेड जी तक क्या था? म्यूनिसिपैलिटीज़ था। 244 से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? 45 से सॉरी सेंटर स्टेट रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन में सबसे पहले हम आर्टिकल देखेंगे 245, जो बात करता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने उसमें क्या बनाएगी, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकती है, और स्टेट्स के पास है कि वो लॉज बना सकती है, लेकिन अपने अपने एरिया में, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी कि 246 में बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये भी, कि जो पार्लियामेंट किस किस पे लॉ बना सकती है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और स्टेट कहाँ कहाँ पे बना सकती है, वो वाली बातें की गई हैं, ठीक है। ये भी वही, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे लिस्ट की बात की गई है, ठीक है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि अगर स्टेट लिस्ट का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्टेट कानून बनाती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर राष्ट्र हित की बात करेंगे तो वो पावर फिर पार्लियामेंट के पास आ जाती है। अगर वो कोई ऐसा मैटर है जो देश के हित से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कौन कानून बना सकती है? पार्लियामेंट कानून यहाँ पे बना सकती है। 249 में ये बात की गई है। ये 3 आर्टिकल्स आप 249 से लेकर के 263 के बीच में पढ़ लेंगे, और कुछ आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2-3 मतलब इसको ही देख लेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले। 250 देख लेंगे, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट, ये हम लोग कर चुके हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सेम कानून बनाना है तो वो भी कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। ये बात 252 में की गई है। ये स्टेटमेंट भी याद रखना, जरूरी नहीं है कि आपसे केवल 252 आर्टिकल पूछेगा। स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों को किसी मैटर पे कानून बनाना है तो उसको कौन बनाएगा? राज्य, ना कि स्टेट बनाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी कि अगर कभी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी सब लॉ पे और राज्य द्वारा बनाए गए किसी लॉ पे अगर विरोधाभास उत्पन्न होता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, वो 254 में बताया गया है, ठीक है। यही था यहाँ पे। अब हम लोग बात करें 263, देखो 254 से लेके 263, 245 से लेकर के 263 के बीच में आपको ये 6 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ये आपको पढ़ना ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ देना।
उसके बाद 264 स्टार्ट होता है। 264 है आपका पार्ट नंबर 12, और 264 से लेकर के 300 के बीच में आपको 4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जिसमें से एक आप लोग पहले देख चुके हैं, एक का जिक्र मैंने अभी अभी किया था, दो मैं आपको बता देता हूँ। 266 में कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में बात की गई है। 3 तरीके के फंड होते हैं, एक कंसोलिडेटेड, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक होता है आपका पब्लिक अकाउंट फंड, और एक होता है आपका कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। ये 3 तरीके के फंड होते हैं जिनके बारे में बात की गई है 266 और 267 में, 266 267 में। 280 में बात की गई है किसकी, फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग के बारे में बात की गई है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कहाँ पे आएगा आपका, 280 में आएगा। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले कभी आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, रिपील कर दिया गया और आर्टिकल 300A में डाल करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। सभी को पता है ये एक लीगल राइट है, अब अभी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, ठीक है। इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 14, यहाँ पे सर्विसेज की बात की जाती है। सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट के अंदर जितनी भी सर्विसेज आती हैं उनके बारे में बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 14 में। और ये बात करता है आर्टिकल नंबर 308 से लेकर के 323 के बीच में, ये बात करता है, ठीक है। 3 आर्टिकल देखेंगे बस, और इसमें जो प्रावधान, मतलब आर्टिकल्स तो आप 3 ही देखेंगे इसके बीच में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताऊंगा अभी इसके आगे, ठीक है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाती है। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें आपके IAS वगैरह आते हैं ना, वो सारे के सारे आपके ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में बात की जाती है। 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाती है, यानी कि UPSC और SPSC कोई टर्म नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कहने का मतलब। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी बात कहाँ पे की जाती है, 315 में, ठीक है। स्टेट के लिए भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जो वहाँ पे सरकारी भर्तियाँ कराएगा, वो कौन रहेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा। और राज्य के लिए स्टेट रहेगा, केंद्र के लिए यूनियन रहेगा, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और 320 में बात की जाती है, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इनके फंक्शंस के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में काम की बताया जाता है, UPSC के बारे में बेसिकली। अब यहाँ पे मेन कीवर्ड है UPSC, हमको पकड़ना भी यही है। UPSC से क्वेश्चंस बनते हैं इसके मेंबर्स के बारे में, इसके मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, रिजाइन किसको करते हैं, और इनकी टर्म क्या होती है। ये बेसिकली उसके अंदर के आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको अलग से पॉइंट बता रखे हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर आर्टिकल कभी नहीं पूछेगा आपसे, जब पूछेगा तो यही फैक्ट्स पूछेगा जो आपके सामने लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स यहाँ पे नहीं पूछेगा। तो UPSC में एक चेयरमैन होता है, आप सभी को पता होगा। कौन है UPSC के चेयरमैन, बताओ जरा कमेंट में नीचे। चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। तो चेयरमैन और मेंबर्स को UPSC के कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा UPSC के। अगर स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे गवर्नर करेगा, राज्यपाल, ठीक है। यूनियन के लिए राष्ट्रपति करेगा और स्टेट के लिए गवर्नर करेगा। एलिजिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर हम लोग UPSC के चेयरमैन की बात करते हैं तो, ठीक है, चेयरमैन। तो इसके पास भारत के किसी भी सरकारी पद पर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा टर्म की बात कर लेते हैं। UPSC चेयरमैन 6 साल के लिए चेयरमैन बनता है, या फिर 65 साल की एज के लिए बनेगा, यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा। अगर 65 साल पहले हो जाएंगे तो इस टाइम पे रिटायर हो जाएगा, अगर 6 साल पहले होते हैं उसको सीट पे बैठे हुए तो फिर भी रिटायर हो जाएगा। स्टेट PSC का सेम 6 साल और 62 ईयर्स। मान लो कोई व्यक्ति है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन है, 62 साल की एज में रिटायर हुआ, ठीक है। अब वो चेयरमैन बन सकता है UPSC का, लेकिन कितने साल के लिए बनेगा, +3 साल के लिए बनेगा, ठीक, क्योंकि उसकी 3 साल में 65 साल एज हो जाएगी, और ये 6 साल सर्विस नहीं करेगा बल्कि 3 साल करेगा, तो बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटीज़ बता दी है। रेजिग्नेशन, जब रेजिग्नेशन के बारे में बात करते हैं तो UPSC चेयरमैन रिजाइन करेगा प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो इसका अपॉइंट करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपने स्टेट के गवर्नर को रिजाइन करेगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स UPSC के बारे में थे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2024 में क्या है, इलेक्शंस हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। पार्ट 15
324 से स्टार्ट होता है, 323 तक आपका सर्विसेज था, 324 से आपका इलेक्शन आएगा। तो 324 में क्या आता है आपका, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, यानी कि 324 में बताया गया है कि भारत में चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन कमीशन होगा, और उस इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 325 बताया जाता है कि नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। यानी कि ये 4 पॉइंट्स को आप नोट करेंगे, धर्म, रेस, कास्ट और सेक्स। इन 4 चीज़ों के बेस पे किसी भी व्यक्ति को इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, लेकिन एज के आधार पर रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एडल्ट वोट राइट है, जिसमें कि मिनिमम एज बताई गई है कि इस एज के बाद ही आप वोट दे सकते हैं। अब आप वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे आर्टिकल 325 के अनुसार मेरे को बाहर किया जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एज नहीं है। देखो, ठीक है, एज यहाँ पे नहीं है, यानी कि एज के आधार पे आपको बाहर किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो एज को हटा देंगे, बाकी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पे किसी भी व्यक्ति को इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, 326 में क्या है, एडल्ट वोट राइट है। ठीक है, यानी कि आपके पास अधिकार है, वयस्क मताधिकार है, एडल्ट वोट राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है 326 में, जो कि पहले 21 साल का हुआ करता था। यानी कि जब कोई व्यक्ति 21 साल का होगा तभी वो वोट देगा, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1989 में, जिसके बाद ये एज को घटा करके 18 साल पे लाया गया। यानी कि अब 18 साल पास होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। थक गए होंगे ना, 1.5 घंटा हो चुका है लगभग मेरे ख्याल से। कोई नहीं, आपको 15 से 20 मिनट और लगेंगे, या उतना भी नहीं लगेगा, उससे पहले ख़त्म कर लेंगे इसको। ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप आपने लगातार ये वीडियो देखा होगा, नहीं भी देखा है तो ब्रेक करके देख सकते हैं। ठीक है, 15-15, 20-20 मिनट के ब्रेक में देखा होगा आपने वीडियो, तो भी ठीक है, एक दिन में कवर कर ही लोगे इसको आप। पार्ट नंबर 16, जो कि स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है, SC, STs, OBCs या फिर अन्य माइनॉरिटीज़ के बारे में, 330 से लेकर के 342 तक। यहाँ पे 2 ही चीज़ आपको पढ़नी है बस कमीशंस के बारे में। SC ST कमीशन 338। ठीक है, आर्टिकल नंबर 338 में बताया गया है कि SC ST के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया जाएगा, और आर्टिकल नंबर 340 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, तो पिछड़ा वर्ग के लोगों के कंडीशंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, जो कि आर्टिकल नंबर 340 के आधार पे बनेगा। 338, 340 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें से नहीं है आपके लिए। लास्ट टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट है, यही रिवाइज करेंगे, बाकी तो क्लासेस में पढ़ेंगे ही या पढ़ते ही हैं, यहाँ पे नहीं। इसके बाद पार्ट 16 के बाद पार्ट 17 आता है, जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। मैंने 2-3 चीज़ें बताई आपके एग्ज़ाम के लिए, लास्ट में फिर से बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं करके। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 14 सितंबर को हम लोगों ने राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था, जो कि हमारी राज्य भाषा है, जो कि हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, राजभाषा से रिलेटेड ऑफिशियल लैंग्वेज से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, 343 आर्टिकल नंबर 343 में बताया गया है कि हमारे यूनियन की, संघ की राजभाषा क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। ध्यान देना, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है, जो कि हिंदी होगी। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को डिसाइड किया गया कि हमारे देश में हर साल क्या मनाया जाएगा, नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, वर्ल्ड वाला 10 जनवरी को वर्ल्ड मनाया जाता है, और 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस था ये मुंशी आयंगर फॉर्मूला। ठीक है, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, इसके आधार पे
एक रिपोर्ट पेश की गई, तो उसके बाद ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ हम लोग अपने देश की राजभाषा हिंदी बनाएंगे, और 14 सितंबर को ये मनाया जाना सुनिश्चित किया गया। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी यूनियन की? हिंदी, यानी कि केंद्र की जो भाषा रहेगी वो राजभाषा वो हिंदी रहेगी। 345 में बात की गई है कि स्टेट्स के बीच में क्या लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स, यानी कि कोई भी राज्य है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी वो डिसाइड कर सकते हैं अपने अनुसार 345 में। 348 348 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या भाषा रहेगी किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, किस भाषा में वहाँ पे प्रोसीडिंग की जाएगी, तो वो इंग्लिश में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा यूज़ की जाएगी? दैट इज़ इंग्लिश। 348 351 में बताया गया है डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, की भारत में हिंदी के लैंग्वेज के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, उसको निर्देशित करने के लिए कमीशन बनेगा। उस सब किस बारे में बात की गई है, किस आर्टिकल में? 351 में उसकी बात की गई है। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अब आएगा आपका एमरजेंसी प्रोविजंस 352 से 360 तक। 352 से 360 तक आपके एमरजेंसी प्रोविजंस आएंगे। ठीक है, 352 तीन तरीके की एमरजेंसी है। सबसे पहली हमारी है नेशनल एमरजेंसी, जिसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ, जिसको बोलते हैं 352 में है प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी, जो कि है आपकी नेशनल एमरजेंसी। ठीक है, और दूसरी रहेगी आपकी स्टेट एमरजेंसी, जो कि रहेगी आपका जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। एक है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी, जो कि बेसिकली क्या होता है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल ये होता है। और तीसरी इमरजेंसी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि 360 में बताई गई है। 352, 356, 360, तीन आर्टिकल्स में तीन इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट और वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, चलिए 352 353 में क्या बताया गया है? इफेक्ट ऑन नेशनल इमरजेंसी। इफेक्ट क्या रहेगा इसका? जैसे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, तुरंत आपका आर्टिकल 19 आपसे छीन दिया, ये कटा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये छीन दिया जाएगा आपसे। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपसे नहीं छीना जाएगा। वो कहाँ बताया गया है? 359 में बताया गया। आर्टिकल नंबर 359 में बताया गया है कि आपसे कभी भी 20 और 21 आपसे नहीं छीना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? तो दो कंडीशंस, या तो एक्सटर्नल अटैक हुआ हो या हो रहा हो, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए, आर्म्स के साथ रिवॉल्ट हो जाए। तो इन दो केसेस में क्या किया जा सकता है? हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आज तक 3 बार केवल नेशनल इमरजेंसी लगी है हमारे देश में, जो कि है आपका 1962, 71 और 75। चाइना के साथ वॉर हुआ था यहाँ पे, याद है आपको? पाकिस्तान के साथ हुआ था वहाँ पे, फिर चाइना के साथ। तो 3 बार आज तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, 62 में, 71 में और 75 में। उसके बाद नहीं लगाई गई है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए इसकी कंडीशंस इमरजेंसी के लिए। ठीक है, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 368 पार्ट नंबर 20, और इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है, इतने ही पार्ट, इतने ही आर्टिकल, जितनी ही चीज़ें। इसके अलावा आपको कोई रिवाइज नहीं करना है, जहाँ पे बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात की गई है लास्ट वाले इस पार्ट नंबर 20 में। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको केवल इतना ही यहाँ पे पढ़ना था। ये मिट क्यों नहीं रहा है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे केवल इतना ही पढ़ना था। ठीक है, चलिए ओके। चलो, आई होप आपने अभी तक ये वीडियो देखा होगा, चाहे टुकड़ों में देखा हो चाहे लगातार देखा हो, वो आपकी इच्छा है किसी भी तरीके से। ध्यान देना, बहुत डीप में मैंने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये लास्ट टाइम आपके लिए रिवीजन है, और ये केवल वो फैक्ट्स हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में हर पार्ट से, हर शेड्यूल से, हर आर्टिकल से पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछे जाने की संभावनाएं आगे भी हैं, और इनका रिवीजन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपके लिए वीडियोस आएंगी हर सब्जेक्ट की, वो आपके सामने आ रही है। इसमें से उसी कड़ी में पॉलिटी का था। इसके बाद आपको पॉलिटी में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इसके बाहर से नहीं बनेंगे। ठीक है, लास्ट में फिर भी इसके ऊपर भी एक जिस्ट बना के दे देता हूँ आपको,
मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली थी जहाँ से मुझे लगता है पर्सनली कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले सिटीजनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि सिटीजनशिप से क्वेश्चन इस बार आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा आपका पार्लियामेंट से, ठीक है। दूसरा कहाँ से आएगा? पार्लियामेंट से आएगा। पार्लियामेंट से क्यों आएगा? क्योंकि अभी अभी हमारी हम लोग शिफ्ट हुए का न्यू पार्लियामेंट में, पुरानी छोड़ करके। तो पार्लियामेंट से आ सकता है एक क्वेश्चन आपके सामने कुछ ना कुछ, ठीक है। सिटीजनशिप से आ सकता है क्योंकि अभी एक जो हमारे एक्टर हैं बहुत ही फेमस, अक्षय कुमार, उनकी सिटीजनशिप को लेकर के विवाद होता था, उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर दिया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके उसमें। और ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, मुझे लगता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि हिंदी दिवस अभी अभी गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है आपका। और कहाँ से हो सकता है पता है? रिजर्वेशन, यानी कि जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए या फिर वुमेन के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 33% रिजर्वेशन अभी अभी दिया गया है किसको? वुमेन को, पार्लियामेंट में। माइनॉरिटीज़ के लिए तो हमेशा ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ यहाँ से आता है। माइनॉरिटीज़ के जो स्पेशल प्रोविजन है या फिर कमीशन से क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आता ही आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा और क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? बोरोइंग से आ सकता है, यानी कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो कनाडा से संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। कनाडा के अलावा इम्पॉर्टेंट तो ये है, वरना यूएसए, ब्रिटेन और रसिया और आयरलैंड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पॉलिटी में। और क्या बन सकता है क्वेश्चन? और क्या बन सकता है यहाँ पे? ठीक है, ये 4-5 टॉपिक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। काफ़ी संभावना, मतलब 70-80% चांसेस है कि ये वाले टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा था अभी, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, कहाँ लिखूँ? यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्शन, जहाँ पे हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था ना, वो वाला पूरा पार्ट, इलेक्शन अभी 2024 में है, तो वहाँ से इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेंगे आप लोग, इस पार्ट के बारे में। और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे? यूपीएस, ऑल इंडिया सर्विसेज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि सर्विसेज को पढ़ लेंगे खाली, इसको मिटाते हैं अब। अभी मैं ये पूरा 100% श्योर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ आपको जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ लिख देता हूँ, पार्ट 1, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ पे क्योंकि अभी क्या चला था, इंडिया वर्सेस भारत, ये चीज़ चली थी, आपको पता है, इंडिया वर्सेस भारत चल रहा था खूब चर्चाओं में। और पार्ट 1 में ही इंडिया दैट इज़ भारत का जिक्र किया गया है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पॉलिटी से आ सकते हैं। आपको पता है कि बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन शायद आ सकते हैं, लेकिन आएंगे तो यहाँ से आने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। अमेंडमेंट से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अमेंडमेंट, यही वाला जो आर्टिकल है, आप पार्ट 20, ठीक है। अमेंडमेंट क्यों आएगा अमेंडमेंट से? क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं 33%, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अमेंड किया जाएगा। तो 368 ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और क्या आ सकते हैं यहाँ पे? ये जो मेन टॉपिक जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं अभी, तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी नीचे, हिंदी वाली भी मिलेगी, इंग्लिश वाली भी, दोनों अलग अलग मिलेंगी, ठीक है। इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है, एक साथ कंबाइंड नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस पीडीएफ को, इस पीपीटी को आप लोग सेव करके रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं सोच के जाएंगे कि पूरा का पूरा पेपर यहाँ से आएगा, लेकिन लास्ट टाइम पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, ठीक है। अपने तरफ से पूरी कोशिश मैंने करी है, पूरे नोट्स जो मैं अभी भी बनाता रहता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ अपने हाथों से, ये सारे के सारे इसमें से मैंने जस्ट निकाल करके पूरा
आपके लिए बनाया है, ठीक है। किताबें पढ़ के जो नोट्स बनते हैं उसके बाद ये लिस्ट बनी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं कि बन जाएंगी, बनेंगे। हिस्ट्री की वीडियोस आपको मिल रही हैं या मिल चुकी होंगी अभी तक। पॉलिटी का ये है, इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का आपको मिल गया होगा अभी तक, ठीक है। बाकी पॉइंट का आपके पास आ चुका है, रीजनिंग का आपके पास आ चुका है और इंग्लिश का आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप लोग देंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लाइव करेंगे हम लोग उसको, रिकॉर्डेड वालों के लिए रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, ठीक है। मॉक टेस्ट को लाइव करेंगे, रिकॉर्ड तो अपने आप रहता ही रहता है उस पर, ठीक है। उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं फिर इसको, यहीं तक रखते हैं आज, काफ़ी थक गए होंगे आप लोग, जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ और बातें कर रहे होंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।